आप सुन रहे हैं मेरा हॉस्टल का जीवन कैसा रहा। आज मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जो कि हो सकता है एक पार्ट या 2 पार्ट में ख़त्म होगी। मैं आप लोगों को आज अपने जीवन के कुछ 10 से 12 साल का हर पहलू को आप लोगों को रूबरू करवाऊंगा, आप लोगों से उसे परिचित कराऊंगा कि कैसे हमारा हॉस्टल का जीवन रहा, कैसे हमने 10-12 साल वहाँ गुजारे। मेरे और मेरे बड़े भाई के साथ हम दोनों लोग हॉस्टल में रहे, फिर उसके बाद बाहर आए तो कैसी बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आए, कुछ अच्छे पल आए, कुछ दुख भरे आए, बहुत से तरह तरह के पहलू हैं। उन सभी को मैं आप लोगों से परिचित कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी समय है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमें स्मृति में आज तक याद है, आप अंत में पाएंगे कि बिल्कुल एक फ़िल्म की भांति आप लोगों ने किसी के जीवन को जाना, जैसे आपने कोई एक फ़िल्म देख ली हो पूरी। क्या होता है, समय था 2006, वही करीब गर्मियों का बारिश के आसपास, जुलाई में जब एडमिशन होते हैं उसका ही समय चल रहा था। साधारणतः जो भी एक गांव का बच्चा अपने घूमता फिरता है, खेल रहा है दोस्तों के साथ में, वही सब चल रहा था हमारे जीवन में। हालांकि बहुत थोड़ा लेट भी स्कूल गया मैं, हमारे बड़े भाई जल्दी जाना शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती थी अपने दोस्तों के साथ में घूमना, कचंटी खेलना, कंचे खेलना, वो घुटी करके जो छुल जाती थी वो वाले गेम खेलना, लुका छुपी खेलना, इस तरीके के हॉकी गड़ा, इस तरीके कई सारे गेम में अपने में व्यस्त रहता था। हमारे पिताजी जो हैं वो ब्राह्मण हैं, भागवत करते हैं। तो सीहोर के आगे, भोपाल के आगे जब हम जाते हैं तो सीहोर पड़ता है। एक सीहोर के पास में एक कस्बा टाइप का है, उसका नाम याद नहीं आ रहा हमें, मतलब आष्टा के आसपास पड़ता है वो। आष्टा सीहोर आप लोगों ने सुना होगा अगर आप गए हैं तो वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, भागवत हुई थी, वहाँ हमारे पिताजी गए थे। तो वहीं आष्टा में एक स्कूल है सृजन बोर्डिंग, वहाँ के संस्थापक उस भागवत में उपस्थित हुए। जब कथा समाप्त हुई तो वो पिताजी से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि हमारा हॉस्टल है, तो वो शाम को पिताजी लोगों को वहाँ जो भी पंडित थे सबको घुमाने ले गए कि आप लोग हॉस्टल में चलिए, हमारे वहाँ देखें बच्चों की व्यवस्थाएं हम कैसी देते हैं, कैसा भोजन कराते हैं उन्हें। तो पिताजी गए हमारे, तो उन्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सर जी हमारे 2 बालक हैं, उन्हें भी हम चाहते हैं कि यहाँ पढ़ाएँ। उन्होंने कहा बिल्कुल पंडित जी आप आइए, और बाकी जो भी फ़ीस में जितना हो सकता है हम कंसेशन करेंगे। उन्होंने किया। चलिए, तो पिताजी अब गांव आते हैं, अपने कार्यक्रम के बाद घर आए। हमने कहा पिताजी आ गए, तो पिताजी ने उस समय बहुत जल्दी में काम हुआ हमारा, वैसे दोपहर का समय चल रहा था। उन्होंने कहा कि पंडित जी, पिताजी हालांकि हम लोगों के नाम नहीं लेते हैं, हम छोटे हैं घर में तो हमसे बोलते हैं छोटे पंडित जी, बड़े भाई बड़े हैं तो उनसे कहते हैं बड़े पंडित जी, नाम नहीं लेते किसी का कि साकेत या अभिषेक, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए जल्दी नाश्ता वगैरह तैयार करो, इन्हें हमें 7-8 दिन बाद लिवा के जाना है, इन्हें हम हॉस्टल में भर्ती कर रहे हैं। तो अब पहली बार गांव से बाहर निकल रहे थे, कभी गए नहीं थे शहर में, हर समय अपना हॉस्टल का ही रहा है सब कुछ, ये क्या बोलते हैं गाँव का, कभी शहर में जाना नहीं हुआ। तो बड़ी प्रसन्नता थी मन में कि हॉस्टल में जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा होगा, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई, बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसा कि हर बच्चे को होती है। जैसे हमने आपको कभी ऐसा हुआ होगा, कहा कि आपको इंदौर घुमाने ले जा रहे हैं, भोपाल लिवा जा रहे हैं, या जो भी शहर में आप जाना चाहते थे किसी ने बोल दिया कि वहाँ चलना है, तो आपको प्रसन्नता तो होगी ना कि पहली बार घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं घूमने को मिलेगा, ट्रेन में बैठने को मिलेगा, इस तरीके के मतलब दिमाग में विचार चलने लग जाते हैं, जो कि हमारे भी चल रहे थे। तो अचानक से सब सारी व्यवस्थाएँ की गई हमारी, जल्दी कुछ नाश्ता वगैरह जैसे कि लड्डू, नमकीन, ये सब तैयार किए गए, माँ जी ने सब बना दिया, सब सामान रख लिया गया हमारा, और इसी के साथ जाना होता है। अब हम पहुंच गए हैं। अब उस समय हमारी उम्र रही होगी, जैसा कि मैंने माँ जी से पूछा है, हम थे उस समय 9 साल के, हमारे बड़े भाई थे 11 साल, तो 2 साल का अंतर है हम दोनों भाइयों में। हम लोग हॉस्टल पहुँचते हैं। यहाँ बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को सुन के, क्योंकि जब मैं हॉस्टल से निकल आया उसके बाद मुझे पता चला कि असल में मैं तो वहाँ पे जाने के लिए था ही नहीं, किसी और को भेजा जा रहा था। लेकिन हमें 10-12 साल बाद मालूम हुआ
कि हम नहीं गए थे, वो तो हम रुक गए थे वहाँ पर। वो कैसे हुआ वो भी हम जानते हैं। हम हॉस्टल पहुँच गए तो वहाँ पे 2-3 प्रकार की ड्रेसेस रहती थी, जैसे कि सुबह के टाइम अपनी स्कूल की ड्रेस हो गई, फिर वहाँ से लौट के आए तो लोवर टी शर्ट, एक ब्लू कलर का लोवर ऐसा टी शर्ट रहता था वहाँ पे, लोवर टी शर्ट पहन लिए दोपहर में। शाम के समय गेम्स पे ले जाते थे घुमाने के लिए, तो चड्डा टी शर्ट, हाफ पैंट नीले ही कलर का, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट, वो ड्रेस रहती थी हमारी। ऐसे ही 2-3 प्रकार के कपड़े रहते थे। तो हमने वहाँ देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अब और आगे पहुँचे, सब हमारे कोर्स वगैरह लगा लिए गए, सब कुछ जो भी वहाँ के उपयोगी सामान थे सब दिला दिए पिताजी ने, जूते चप्पल सब। अब स्कूल में गए वहाँ पर हम, तो वहाँ कई सारे विभिन्न प्रकार के झूले लगे हुए थे। तो वहाँ जैसे ही हमने देखा, पहली बार तो गए थे, अब गांव में तो ऐसा सब उपलब्ध होता नहीं है हम लोगों के पास में, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे जो भी गांव कस्बे से हैं। तो वहाँ की जो रंग रूप, वहाँ की चीज़ों को देखकर, हॉस्टल था तो अलग अलग बेड थे हर बच्चों के लिए, अलग तकिया, अलग अपना बेड, बड़े भाई का अलग बेड, अलग तकिया उनकी, मतलब हर बच्चे का अपना अपना सामान सेपरेट रहता था। तो वहाँ देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो असल में मैं उस सामान में ही हिल मिल गया। फिर मुझे ना ही घर वालों की उस समय याद आई, ना ही ऐसा बुरा लगा कि घर से बाहर आ गया हूँ। अब क्या होता है, असल में पिताजी हमें वहाँ छोड़ने के लिए नहीं लाए थे। पिताजी का ये था कि हम बड़े लाडले रहे हैं बचपन से ही, बड़े भाई भी हैं, लेकिन हमारा थोड़ा ज़्यादा रहा माँ जी पिताजी से कि नहीं हमें नहीं। तो इन लोगों को लगा कि साकिब तो जाएंगे नहीं, ये तो लौट के आ जाएगा, तो अगर रुकता है यहाँ पे तो अच्छी बात है, नहीं रुकेगा, क्योंकि हम काफ़ी छोटे थे उस समय, 9 साल की उम्र रही थी और हाइट भी काफ़ी छोटी थी, तो बच्चे जैसे थे, काफ़ी छोटे थे, बड़े भाई की लगभग इतनी होगी हाइट। तो हम वहाँ पे सामान में इतने भूल गए कि हमें लगा ही नहीं कि यहाँ बुरा लग रहा है कुछ भी। पिताजी ने हमसे कहा, सब कुछ दिलाने के बाद एक दिन रुके वो वहाँ, फिर बोले कि पंडित जी हम जा रहे हैं। हमने कहा हाँ जाओ जाओ, हम बढ़िया अपने बेड पे लेटे हैं। हमने कहा हाँ जाइए, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा लग रहा है। हम बड़ी प्रसन्नता से हंसते हुए, हाँ जाओ पिताजी, आपको टाइम हो रहा होगा, निकलना है, जाओ जाओ, हमने कह दिया उनसे इस तरीके से। अब पिताजी बार बार पूछें कि जाएं पंडित जी, जाएं पंडित जी। हमने कहा हाँ पिताजी जाओ ना, अब बार बार वही भी चीज़ पूछ रहे हो आप, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बोले आपको प्रसन्नता है यहाँ की? नहीं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। हमने कहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। ठीक भैया। अब पिताजी चले गए और हमें तो छोड़ने के लिए वो आए नहीं थे। उन्हें हाँ हालांकि सामान दिला दिया था कि अगर रुक जाएगा तो रुकेगा, नहीं रुकेगा तो फिर साथ तो लेके चलना ही है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम रुकेंगे, लेकिन हम सामान में इतने भूल गए, वहाँ की चीज़ों को देख के इतने भूल गए, इतनी प्रसन्नता हुई कि फिर याद ही नहीं रही किसी की। ठीक, अब पिताजी घर जाते हैं तो माँ जी ने बताया कि जैसे ही वो घर पे आए, माँ जी अपने काम में व्यस्त थी, तो काफ़ी चिल्ला के वो रोने लगे। तो माँ जी को लगा कि पता नहीं क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हैं, कौन आ गया। पिताजी अचानक से आ गए तो वो रो रहे थे, तो काफ़ी रोए वो। माँ जी ने कहा कि राम जी कहाँ हैं, हमारा घर का नाम राम जी है। उन्होंने कहा राम जी कहाँ हैं, राम जी नहीं आए? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो वहीं रुक गए हैं। तो काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी माँ जी पिताजी रोने लगे। लेकिन अंततः हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएँ। माँ जी भी रोने लगी। काफ़ी समय उन्हें भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पहली बार बच्चे जो अपने माता पिता से अलग होते हैं तो उनके लिए भी बड़ा दुख का समय होता है। तो माँ जी भी रोने लगी। पिताजी ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बच्चे बहुत सुख में हैं, सब व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, सब कुछ अच्छा है। एक समय पढ़ लिख जाएंगे तो योग्य हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपने स्वयं से कमाने लगेंगे, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। हर माता पिता की जैसे कि एज यूजुअल जो इच्छाएँ होती हैं वो हमारे माता पिता की हैं। तो हर माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े, अगर थोड़ा दूर भी उसे रहना पड़े, हमें उनसे अलग भी रहना पड़े तो रहना पड़ता है, मजबूरी होती है, क्योंकि हमें बच्चे को अध्ययन कराना है, शिक्षा ग्रहण करानी है। तो इस तरीके से पिताजी काफ़ी रोने लगे। तो यहाँ का अब ठीक सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। अब हम वहाँ पे पहुँच गए। अब पहले दिन तो हमें कुछ नहीं लगा। हमारा क्या रहता था, घर पे हम जैसे ही सोते थे तो हमें तकिया रखने की आदत नहीं थी। हमारा था कि माँ जी से कह दिया, मम्मी से माँ जी बोलते हैं, माँ जी से कह दिया माँ जी आपका हाथ रख लो, तो माँ जी का हाथ साइड में रख लिया, उसके ऊपर अपना सर रख के वो सो गए उनके पास। अब ऐसी हमेशा से आदत रही हमारी बचपन से 9 साल तक। अब अचानक से हॉस्टल जाना हुआ। अब वहाँ रात में जैसे ही हम लेटे तो काफ़ी अजीब सा लगा हमें। हमने कहा माँ जी लगता नहीं है हम अचानक से कोई नई जगह पहुँच जाते हैं तो वहाँ के वातावरण में हम ढल नहीं पाते, हमें पुरानी वाली स्मृतियाँ याद रहती हैं, जैसा हम लेटते थे रात में, जैसे हम
किसी के पास लेटते थे, किसी का हाथ या तकिया जहाँ भी सर रखते हैं तो वैसा ही रहता है, हम वैसे ही करने लगे। लेकिन वहाँ तो कोई था नहीं। तो 1-2 दिन हुआ, फिर काफ़ी बुरा लगने लगा, फिर हम भी रोए। करीब 5-6 महीने हमें वहाँ बड़ा अजीब लगा, बहुत दुख भरे समय निकले, बिल्कुल मन नहीं लगता था, घर की याद आती थी। जैसी रात में लेटे माँ जी नहीं थी तो आंखों से आंसू आ जाते थे। फिर जब भी रहा माँ जी पिताजी को याद आई हमारी तो उन्होंने हमसे बात कर ली कि बेटा कैसे हो, सब हाल चाल जान लिया। अब इसके बाद क्या होता है, लगभग 6 महीने बीत गए। जब दिवाली का आसपास समय आ जाता है, फिर धीरे धीरे वहाँ पे पहले तो हम किसी से बोलते नहीं थे, और फिर जब दोस्त यार बने, मंडली बन गई, फिर लोगों से मिलना जुलना हुआ तो अच्छा लगने लगा, सब हिल मिल गए वहाँ पे। अब हम लोगों का क्या रहता था वहाँ पे, सुबह से उठे लगभग वही 4-5 बजे के आसपास उठा देते थे, वहाँ वार्डन रहता था एक। तो पहले सुबह से ग्राउंड ले गए घूमने के लिए, रनिंग के लिए ले जाते थे सब बच्चों को लाइन लगा के। फिर उसके बाद आए तो सभी बच्चों को लाइन में लगा दिया। एक बरामदा था बहुत सारा छत पर, एक ऊपर से बॉल लगा दी, एक बच्चा ऊपर बैठा रहेगा, नीचे सब लोग लाइन से लगे रहेंगे, साबुन रखे रहेंगे, या आपको अपना साबुन लेना है, अपना साबुन लगाना है तो अपना ख़रीद लीजिए, अन्यथा हॉस्टल की तरफ से आपको मिलता ही था सब कुछ, तेल साबुन सब कुछ उपलब्ध था वहाँ पे। तो अपने अपने साबुन, सब बच्चे अपनी साबुनदानी हाथ में ली, हमने भी ले ली अपनी, लाइन में लग गए, चड्डियों में सब खड़े हुए वहाँ पे। तो अपने सुबह का नहाना हो जाता था। फिर उसके बाद में 7-7:30 बजे के आसपास हमारा नाश्ता का समय था। फिर उसके बाद लाइन लगा के स्कूल जाते थे हम लोग। स्कूल हमारा लगभग इतना होगा कि 300 मीटर के आसपास की दूरी रही होगी लगभग। तो लाइन लगा के वहाँ पहुँच गए। वो अपना 7 बजे नाश्ते में रहता था हम लोगों का पोहा, कभी चने हो गए, कभी पुलाव हो गया, कभी हलवा हो गया, और कभी ब्रेड पकौड़ा हो गए, कभी आलू पकौड़े हो गए। इस तरीके के विभिन्न प्रकार के आइटम्स बनते रहते थे हम लोग के बदल बदल के। कभी दूध, और दूध चाय तो हमेशा परमानेंट रहती थी। ऐसा रहता था, मान लीजिए आपको दूध पीना है तो दूध पी लीजिए, आपको चाय पीना है तो चाय पी लीजिए। अब आप लोग पूछेंगे मैं क्या पीता था, हम तो भैया दूध पीते थे, भले ही चाय पानी डला मिले हमें। हालांकि पानी हम घर में भी दूध खरीदते हैं तो वहाँ भी पानी डला मिलता है, अब इतने सारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो पानी मिलाना ही पड़ेगा। तो हम लोग लगभग जो दूध पीते थे वहाँ पे, तो गिनती के 20-22 लड़के ही ऐसे थे गिने चुने वहाँ पे, लगभग 400-500 बच्चों में से जो दूध पीते थे, बाकी सब चाय की लाइन में लगते थे। तो वहाँ क्या इंटरेस्टिंग होता था कि जब हम वहाँ पे हिल मिल गए, वहाँ की राजनीति समझ गए, क्या रहता है जब भी आप हॉस्टल में रहते हैं तो एक तरह से वहाँ एक राजनीति चलती है आपकी। जैसे बाहर राजनेता अपनी राजनीति चलाते हैं, वैसे ही हॉस्टल में एक बच्चा अपनी राजनीति करना उसे बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो कई सारे बच्चे आपको रौंद देंगे वहाँ पर, कई सारे बच्चे आपको दबाने लगेंगे, ऐसी समस्याएं होती हैं। तो आपको वहाँ पर बहुत चंट रहना पड़ता है, हर चीज़ में दब के नहीं घूमना है कि कोई बच्चा आके आपको डरा धमका दे, आप शांत बैठ गए, कोई भी आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। ऐसा स्वभाव अगर आपका है और आप हॉस्टल में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर ढलने में आपको हो सकता है बड़ी समस्या हो जाए। तो क्या रहता था, हम जब समझ गए तो अपने वहाँ पे 2 बच्चे बैठते थे नाश्ता बांटने के लिए। तो हमने कहा जो आखिरी में बच्चे नाश्ता कर रहे हैं तो इन लोगों को ज़्यादा नाश्ता मिल जाता है, हम लोगों को एक प्लेट मिलता था, छोटी छोटी प्लेट होती थी नाश्ते की, जैसे पोहा की रहती है। तो बाद में फिर हम लोगों ने बांटना शुरू किया। हमने कहा आज से हम बांटेंगे। वहाँ सेटिंग बिठा दी, तो हम और हमारे 1-2 मित्र बैठ के 1-2 चाय बांट रहे हैं, कुछ लोग पोहा बांट रहे हैं। और जब तक नहीं बांटते थे उनसे बात हो गई, कभी हम बैठ गए कभी आप बैठ गए, जैसे मंत्रियों में नहीं होता है, कभी सरकार हमारी बनेगी आपकी बनेगी तो हम दोनों मिल बांट के खाएंगे, कोई किसी की फालतू बुराई नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा। तो लाइन में लगे जैसे ही, तो 2 प्लेटें रहती थी ऐसे, वो आराम से सीधे जाके पीछे गए आखिरी में, और 2 प्लेट ऐसी उसने चपा के और दे दी। वो अपने साइड में जाके दोनों प्लेटों को एक प्लेट में डाल के वो अपने पोहा ले लिया, तो 2 प्लेट हो जाता था हमारा। तो अच्छे मतलब मस्त अफर जाते थे, काफ़ी पेट भर जाता था हमारा। तो अब फिर इसके बाद क्या रहता था, हम लोगों का स्कूल चालू हुआ। स्कूल रहता था वही समथिंग 11-11:30 बजे के आसपास हमारा लंच हो जाता था। तो खाने में वही, बाकी सबसे अच्छी विशेष बात क्या थी कि भोजन बहुत शानदार था। भोजन में रहता था वहाँ पे वही रोटी सब्जी और दाल चावल, और संडे के दिन जो रहता था वो बड़ा स्पेशल था वहाँ पे। क्या है, मालवा वाला एरिया है, आष्टा शांति नगर पड़ता था वहाँ पे, जो हम मेन कॉलोनी में रहते थे। तो उधर दाल बाटी दाल बाफले ये बनने का बहुत चलन है वहाँ।
आप लोग भी अगर होंगे वहाँ के तो आपको पता होगा, हर घर में, आप किसी भी घर में रविवार के दिन पहुँच जाइए, आपको दाल बाटी अवश्य वहाँ बनी मिलेगी खाने में, रोटी सब्जी नहीं बनती है। और कभी खीर पूड़ी सब्जी ये वाला भोजन रहता था, एक संडे को दाल बाटी बना दी, कभी खीर पूड़ी बना दी। तो हमारा 11 साढ़े 11 बजे लंच हो जाता था, उसके बाद में फिर वही 2 या 3 बजे के आसपास छुट्टी हो जाती थी। तो फिर अपने लाइन लगा के हॉस्टल चले गए, फिर कुछ समय रेस्ट किया, अपने लोवर टी शर्ट बदल लिए, जैसा कि हमने बताया था दोपहर के कपड़े अलग थे। फिर शाम को हम लोग वही 4:30-5 के आसपास गेम्स खेलने के लिए चले गए। हमारे वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे एक बड़ा ग्राउंड था, मुखर्जी ग्राउंड करके नाम था उसका, वहाँ हम लोग घूमने के लिए चले गए। फिर वहाँ काफ़ी गेम्स वगैरह खेले, किसी को क्रिकेट खेलना है, जो भी इच्छा है आप लोगों की खेलो। या कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनका कुछ भी करने का मन नहीं होता था, तो अपने साइड में जाके 1-2 लोगों की कमेटी बना के अपनी बातचीत करने लगे, बैठे रहे कि और भाई तुम्हारे यहाँ कैसा क्या है, फलाने तमाम अपने दोस्त यारों में जो भी बात होती रहती थी। अब उसके बाद क्या रहता था वहाँ पे, एक चीज़ थी कि आपको यहाँ अंग्रेजी में बात करना है। अब हमें तो बड़ी नफरत थी भैया, अब हमें बोलना आता नहीं था। अब जो भी बच्चा हमसे बात करे इंग्लिश में तो हम उनसे बोलते थे क्यों ज़्यादा इंग्लिश पाद रहे हो, ज़्यादा इंग्लिश में बात ना करो हमसे। हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं हमें गाली दे रहा है, पता नहीं क्या उल्टा सीधे शब्द बोल रहा है। वहाँ पे क्या है, एक अलग लैंग्वेज चलती थी उन बच्चों की, कुछ थारो मारो करके वो लोग बोलते थे। अब हम लोग बुंदेलखंड के, तो हमें समझ में आता नहीं था। तो हम कई बार, हमारी अक्सर वहाँ लड़कों से लड़ाई होती रहती थी कि तुम ये फालतू के शब्द नहीं बोलोगे भैया हमसे, चाहे भले ही आप हमें सम्मानित शब्दों से व्यक्त कर रहे हो हमारे बारे में या बोल रहे हैं, लेकिन हमें ही लगता था उनकी भाषा में कि सामने वाला भैया हमारी बुराई कर रहा है, हमें गाली दे रहा है, सीधी बात। सो हम उससे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे। अब जो ये बच्चे इंग्लिश बोले तो इंग्लिश से समस्या, क्योंकि हमें तो आती नहीं थी, तुम इंग्लिश बोल रहे, तो बड़ा बेकार लगता था हमें। सो उनसे कभी बोल लिया भैया हमारे पास इंग्लिश ना छाड़ो फालतू की, बोलना है सीधी बात करो। फिर धीरे धीरे वहाँ के माहौल में ढले, फिर थोड़ी हम लोग भी बोलने लगे कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ दिस, तमाम इस तरीके की चीज़ें। हालांकि आज भी मुझे पसंद नहीं है, इंग्लिश की बुक पढ़ना पसंद है, इंग्लिश सुनना पसंद है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बोलना अच्छा नहीं लगता हमें। आई लाइक हिंदी, सीधी बात, हिंदी में बहुत पसंद करता हूँ, हिंदी बोलना, हिंदी के शब्द, हिंदी से व्यक्तियों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है हमें, क्योंकि जो हिंदी हमारी है वो बड़ी सम्मानीय भाषा लगती है हमें। हम किसी से अगर बोलें कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप खुद देखिएगा कितने विनम्र वाले शब्द हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई व्यक्ति गलती कर देता है, वो आपसे कह दे सॉरी, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सा उसने कह दिया हो, बड़े रूड होके। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। तो धीरे धीरे फिर हम भी इंग्लिश सीख गए। और हमारे बड़े भाई के साथ क्या रहता था, हम दोनों में बड़ी भिन्नताएँ क्या थीं कि ये भाई साहब जब इंग्लिश सीख गए थे तो ये तो हिंदी बोलते नहीं थे, और हमारा तो ये था कि जब मौका मिले तो अपने हिंदी में धंधनाटे का अपने बोलते ही रहना है, इंग्लिश तो बोलना नहीं है। जब कोई सर निकल आए तो ऐसे बोल दिया, यस व्हाट आर यू डूइंग, यस व्हाट यू, यस या यू गो, इस तरीके की अपनी इंग्लिश बोल के और बात ख़त्म। कि मतलब कोई भी टीचर निकल रहे हैं सामने से तो उनसे ऐसे अपने दोस्तों के सामने, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी से कि क्यों भाई क्या करना है कल, फिर वो कोई आ गया, यस वेयर टुमारो या टुडे, यस गो, नो प्रॉब्लम, यस नो प्रॉब्लम। तो ऐसी इंग्लिश अपन भैया बोल लेते थे वहाँ पे कि सामने वाले को ऐसा लगे कि बच्चा हाँ अंग्रेजी में बात कर रहा है। तो ये ऐसी हमारी वहाँ पे इंग्लिश बोलने का तरीका था। अब क्या रहता था, कुछ दिन में हम पकड़ गए कई बार, तो पिटाई भी हो जाती थी हमारी। वहाँ पे इस तरीके से मारते थे, पीछे खड़े हो गए कि हाँ भैया हाथ कर लो, ऐसे आएंगे, वो पीछे मारने लगे बटक्स पे अपने। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती थी मैं वहाँ की। लेकिन हाँ, विद्यार्थी जीवन में है, कई बार चीज़ें मारपीट हो जाती है बच्चों के लिए, तो वो कोई समस्या नहीं है। तो कई बार हम फंस जाते थे, फिर हमें लगा कि इसका कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा भैया, हिंदी बोलना है। ये बार बार क्या एक सिस्टम चलता था वहाँ पे कि जो भी सब बच्चों के अलग अलग रूम्स थे वहाँ पे, एक कमरे में लगभग 7 या 8 बच्चे रहते थे, बड़े बड़े हॉल थे वहाँ पे। उनमें से ही 7 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा रहता था कि उसे मॉनिटर बना दिया कि आप भैया पूरे उसका ख्याल रखेंगे, और जो भी आपके यहाँ हिंदी में बोलता है या हिंदी में बात करते आपको पाया गया तो आप उसको एक डंकी टेल दे दीजिएगा। डंकी टेल से मेरा अर्थ है, एक छोटी सी पुस्टे वाली रहती थी, उस पर लिख देते थे डंकी टेल। अब आप जितनी बार भी हिंदी बोलेंगे, पकड़े जाएंगे, तो वो जल्दी से आके डंकी टेल पकड़ा देगा। वो एक अपने पर्चे में लिख लेगा कि आप कह रहे थे कि वो डंकी टेल पकड़ा देगा। मतलब शाम को जब वो पूछेंगे कि मैंने क्या हिंदी बोली थी, तो वो जो वार्डन था वहाँ पे जो मारता था बच्चों को, उनसे कह दिया कि हाँ बताइए भैया ने क्या हिंदी बोली थी।
तो उनका बता दिया कि आप सुबह बोल रहे थे उनसे कि मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, फलाना, जो भी आपने बोला था सब वो लिख लेता था, बाकायदा नोट डाउन कर लेता था एक नोट्स के अनुसार। तो ऐसे शाम के समय पिटाई वगैरह होती थी बच्चों की। अब शाम का समय क्या रहता था, शाम को गेम्स खेल के आ गए, फिर वही समथिंग 8:30, 7, 7:30, 8 के आसपास सबसे पहले प्रार्थना करते थे हम लोग कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस तरीके की। अब थोड़ी हमें याद नहीं आ रही है, हालांकि हम लोग ही करवाते थे, पहले हमारे बड़े भैया करवाते थे, फिर जब उनकी वहाँ पे 10th हो गई, उस समय क्या है 10 तक ही था वो, अब तो 12 तक हो गया है। तो उसके बाद फिर हम करवाने लगे, पहले भैया के साथ हम करवाते तो हम सीख गए थे, बाद में हमारे ही चार्ज था कि हमें शाम को प्रेयर करवाना। 1-2 बच्चे हमारे साथ बैठ जाते थे, प्रेयर करी। प्रेयर के बाद जब खाना सब बच्चों को परसो गया, कि कभी ऐसा रहता था कि 8th क्लास के बच्चे हैं या 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो वो लोग सभी बच्चों को आज भोजन कराएंगे। अगले दिन मान लीजिए 8वीं कक्षा के बच्चों का टर्न है, तो उस क्लास के कुछ अच्छे 7-8 बच्चे खड़े हो गए, तो उन लोगों ने खाना खिलाया सब बच्चों को। काफ़ी बड़ी लाइन लगती थी हम लोगों की। अब आप मान के चलिए कि 300-400 बच्चे ऐसा बैठा हुआ है बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो कुछ बच्चों ने दाल ले ली, किसी ने सब्जी ले ली, किसी ने रोटियां ले ली, और बाहर अपने लाइन से सबको परोसते जा रहे हैं, और अपने 15-20 मिनट में सब हो जाता था पर्स। फिर खाना शुरू हुआ, प्रेयर बोलते थे हम लोग, थैंक गॉड, मतलब कि हे परमात्मा, हम आपका धन्यवाद है, मैं आपको हिंदी अनुवाद बोल रहा हूँ, हमें भोजन आप देने के लिए, आज का शाम का भोजन देने के लिए आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। इस तरीके की प्रेयर होती थी हमारी। थैंक गॉड इंग्लिश में है, आप लोग देखिएगा, वो गूगल पे मिल जाएगी। तो ये प्रेयर होने के बाद में हम लोगों का भोजन शुरू हो जाता था। अब शाम के समय वही 10, 10:30 बजे का समय था वहाँ पे कि आप लोगों को इस समय सो जाना है, आप पढ़िए और फिर उसके बाद सो जाएं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता था। तो ये चीज़ें हमारी वहाँ पे रहीं। अब कई बार चीज़ें, लोगों से लड़ाई झगड़े हुए हमारे, फिर दोस्ती हुई, किसी से उतार चढ़ाव आए, कुछ अच्छे अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे, कुछ लड़कियों से प्रेम हुआ वहाँ। एक बार तो ऐसा रहा कि एक टीचर ही अच्छी लगने लगी हमें, तो उनसे कुछ समय मन में ऐसा लगा कि हाँ, लेकिन अब कहाँ टीचर कहाँ स्टूडेंट। तो वो भी चीज़ें रहीं कि भैया आपने, जो हमारी क्लास टीचर थी उनसे ही प्रेम हो गया था हमें। तो कई बार उन्हें बार बार सुबह से गाड़ी से आती थी वो, तो उनके पीछे पीछे जाना, उन्हें साथ में लवा के लाना। एक गाड़ी आती थी हमारे स्कूल से, तो हम लोग उसके साथ में जाते थे। फिर बाद में कुछ बच्चों ने हल्ला कर दिया कि भैया ऐसी ऐसी बात है इनकी, तो फिर चीज़ें सब नॉर्मल हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें रहती थी वहाँ पे। और एक क्या रहता था, कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी वहाँ पे। कृष्ण जन्माष्टमी से ऐसा है कि जो मटकी फूटती है, बड़ी झांकी निकाली गई पूरे वहाँ पे जो कॉलोनी है, पूरे आष्टा करके जो है पूरा एरिया, मार्केट, पूरे मार्केट में घूम के हुए, या जो भी बच्चे हैं जिन्हें किसी को राधा बना दिया, किसी को कृष्ण बना दिया, किसी को सुदामा बना दिया। हमने भी कई बार प्रतियोगिता में भाग लिया, डांस वगैरह होते थे, वो भी सीखने को मिलते थे। तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे रहीं। अब हॉस्टल का समय था, कई बार ऐसा होता था, चीज़ें लगता था अब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, कभी लगा बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके के माहौल देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं, जो भी अगर माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप बच्चों को कुछ समय के लिए हॉस्टल में डालिएगा। क्यों डालें? क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा, हम लगभग इतने थे, और जब बड़े होते गए, वहाँ पर हमारी 10 तक वहाँ पर शिक्षा हुई है, मैंने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर नर्सरी 1st क्लास में जो हॉस्टल में रह रहे थे, वो एक जरा सी उम्र में बहुत जिम्मेदार हो गए थे। अपनी चीज़ों का ख्याल रखना, अपने बॉक्स का ख्याल रखना, अपना बॉक्स जो सामान वगैरह रखते थे, हर बच्चा अपना खुद घर से लेके आता था, उसमें अपने सारे कपड़े, खाने का जो भी अलग से कुछ नाश्ता है आप रखना चाहते हैं आप रख लीजिए, और अपनी चाबी अपने गले में डाल लेते थे हम लोग। तो इतने जिम्मेदार बन गए थे वो लोग, उन्हें हर चीज़ का ख्याल रहता था अपना, कि कौन सा सामान हमारा कहाँ डला है, कब हमें पढ़ना है, कब सोकर उठना है, कब क्या काम करना है, सब कुछ। लेकिन ऐसा जो बच्चे अपने माँ के पलने में या माँ के दुलार में, घर पे लाड़ प्यार में रहते हैं, वो इतने जिम्मेदार नहीं हो पाते। बाहर हॉस्टल में विभिन्न प्रकार के बच्चे मिलते हैं हमें, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आपको गली गली आपको झगड़ने के लिए तत्पर कर देते हैं, परेशान करते हैं आपको, उनका भी सामना करना पड़ता है। तो बहुत ये मान के चलिए कि हर प्रकार का बच्चा आपको वहाँ देखने को मिलता है। उनके साथ साथ हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हम हर प्रकार के व्यक्ति से परिचित हो जाते हैं, हर परिस्थितियों में ढलना सीख जाते हैं, कि हम हर परिस्थितियों में जीना सीख जाते हैं। घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम जिम्मेदार होते हैं अपनी चीज़ों के प्रति,
अपने जीवन के प्रति हमें कौन सा कार्य कब करना है, कब सोकर उठना है, कब खाना खाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सब कुछ। कई लोगों को लगता है बच्चे अपनी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, बाहर पढ़ते हैं तो बिगड़ जाते हैं। नहीं, क्या बिगड़ेगा बच्चा? जिन्हें बिगड़ना है वो बच्चे गांव में रह के भी बिगड़ जाते हैं, और जिन्हें सुधरना है वो गांव में रह के भी सुधर जाते हैं, और जिन्हें सुधरना है वो शहर में रह के भी सुधर जाते हैं, हॉस्टल में रह के भी सुधर जाते हैं, और बिगड़ना है बाहर रह के भी बिगड़ जाते हैं। तो ये कोई ज़्यादा समस्या की कोई बात नहीं है, ना ही इस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। तो वहाँ मैंने पाया कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, माता पिता उन्हें बहुत छोटी सी उम्र में वहाँ पे छोड़ के चले गए, लेकिन एक समय बाद वो बच्चे पढ़ाई में हर प्रकार से जिम्मेदार हो गए। आप देखिएगा, एक बच्चा गांव में पढ़ रहा है और एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है, दोनों में क्या अंतर होगा? हालांकि पढ़ाई दोनों की सेम है, वो भी फर्स्ट में पढ़ रहा है, वो भी बच्चा फर्स्ट में पढ़ रहा है, लेकिन जो माहौल है बाहर का, जो बोलचाल है बाहर की, जो बच्चा जिनके बीच रह रहा है, जो वहाँ पे कर रहा है, जो जिम्मेदारियाँ सीख रहा है कि क्या करना है, क्या कब नहीं करना है, वो आपका बच्चा नहीं सीखता। वो दिन भर भले ही स्कूल में रहता है, लेकिन लौटने के बाद वो अपने गांव के सर्कल में आ जाता है, गांव के वातावरण में आ जाता है, गांव के बच्चों के साथ घूमने फिरने लग जाता है। तो जो भी बच्चों का माहौल होता है, बच्चे का उस हिसाब से डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ ओवर डेवलपमेंट जो है, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, वो हमारा बच्चा जब बाहर होता है, लोगों के बीच रहता है, हॉस्टल में जैसे कि, तभी हो पाता है। वो घर में संभव नहीं है, क्योंकि मैंने खुद 10-12 साल हॉस्टल में बिताए हैं। तो वहाँ मैंने पाया कि बहुत ज़रूरी है हॉस्टल में रखना। तो इस तरीके से हमारे वहाँ पे समय निकलता गया। फिर कुछ टाइम बाद जब हम 8 में पहुँचे तो वहाँ पे कुछ फिर हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम फिर 1 साल के लिए हमने ड्रॉप ले लिया, फिर हम घर आ गए। तो 1 साल फिर अपने घर पे पढ़ा, फिर दोबारा चले गए वहीं पे। तो 9-10 इस हिसाब से हमारी 10th वहाँ पर अच्छी हो गई थी, लगभग हमारी उसमें 82-83% बनी थी। हालांकि मेरी नज़र में परसेंटेज कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम जो भी सीखते हैं, जो ज्ञान हमारे पास आज है, बिना किसी मार्कशीट के, बिना किसी डिग्री के, वही महत्वपूर्ण है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इस हिसाब से हमारा सारा वहाँ पे चीज़ें बीतती गई, बहुत अच्छा लगा। कभी, हालांकि हम बहुत लड़ंका थे, पहले आप लोगों को बता दूं, कई बच्चों से हमारी लड़ाई होती थी वहाँ हर समय, कि भैया हम बैठे रहते तैयार कि तुम आओ और आज ही निपट लो। किसी ने हमारा नाम लिख लिया इंग्लिश बोलते, हिंदी बोलते हुए पकड़ लिया, तो शाम को गेम्स खेलने गए तो उनकी लड़ाई होना ही है, उनकी ठुकाई करनी ही है। उन्हें मारपीट करेंगे उनके साथ, उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, और शाम को उनसे कहेंगे भैया हमारा नाम कट जाना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके की राजनीति भी खूब करते थे अपन। और वहाँ पे जो हमारे सर थे, उनका बड़ा प्रेम था हम लोगों के साथ। अब नाम तो आता नहीं था, जो वार्डन था वहाँ पे बोलता था कि क्यों साकेत हिंदी नहीं बोलता है। जैसे ही सब लोगों के नाम लुक जाते थे शाम के समय, डंकी टेल वाला, जैसा कि मैंने बताया कि सबके नाम बोल दिए, इतने इतने बच्चे निकल आए, लोग हिंदी बोल रहे थे, अब हम लोगों का नाम नहीं आया, तो वो देख रहा हमें कि क्यों साकेत हिंदी नहीं बोलता, ये अनुज हिंदी नहीं बोलते। अनुज हमारे एक मित्र थे वहाँ पे साथ में, बोले हिमांशु हिंदी नहीं बोलता, बोले नॉट ब्रदर, मतलब कि नहीं ब्रदर, इनको हमने नहीं देखा हिंदी बोलते हुए। लेकिन वो जानता था कि ये लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते, बन रहे हैं, हालांकि बच्चों को डरा धमका रहे हैं, इसलिए इनका नाम नहीं आया। लेकिन जहाँ जो संस्थापक थे वहाँ के, उनका ये था कि नहीं, हमें तो मारना है तुम्हें, सीधी बात। हमारा भी प्रेम था उनके प्रति, हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, लो भैया मान लो, क्या करें, जब तुम आ ही गए अपनी बारी पे कि कह रहे हो कि नहीं हमें तो मारना ही है, तुम तो चाहे हिंदी बोलियो चाहे नहीं। तो हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाते थे, हमने कि सर जी हैं, अपने गुरु जी हैं, कोई समस्या नहीं। तो जो वहाँ के संस्थापक थे, उनसे काफ़ी अच्छा प्रेम रहा, हमारा भी उनके प्रति था, उनका हमारे प्रति था। जब भी कभी अकेले बैठे हम, तो हमेशा उनसे हिंदी में ही बात करते थे, उन्होंने कभी नहीं टोका। लेकिन हाँ, जब बच्चों के सामने हिंदी बोलते हुए पाए गए, तो गाल में 1-2 ऐसे पट्टे पट्टे घल जाते थे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जो 200 बच्चे सामने खड़े हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि सर पार्शियलिटी कर रहे हैं, कि इनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं। तो ऐसा संभव नहीं, हम नहीं कर सकते इतने बच्चों के बीच। हमें, उनका ये था कि हर बच्चे को एक नज़र से देखते थे। वहाँ का भोजन जो था, वो पूरे वहाँ पे और भी हॉस्टल्स खुले थे, वहाँ पे काफ़ी महंगे महंगे हॉस्टल थे, तो उतना खास खाना नहीं बनता था उन लोगों का। लेकिन जो भोजन हम लोगों का था वहाँ पे, उसकी कोई तारीफ़ भी कम है जितनी हम करें। बहुत स्वादिष्ट भोजन, भरपेट भोजन रहता था, कोई ऐसा नहीं कि 4 रोटी खाना है क्या। वहाँ का जो भी खाना बनता था, वही खाना वहाँ के संस्थापक खाते थे, वहीं के सारे टीचर्स खाते थे। अब क्या रहता था, हमें है भैया बचपन से प्याज खाना पसंद, तो हमने वहाँ पे जो खाना बनाने के लिए आते थे, उन लोगों को हम बुआ कह के बुलाते थे। खाना वाली जो बाई रहती है, हम बाई बोलते हैं उनसे, हम लोग उनसे बुआ कहते थे।
4-5 लोग थे, काफ़ी बच्चों का खाना बनता था, तो काफ़ी लोग लगे थे खाना बनाने के लिए। तो उनसे बोल दिया कि बुआ हमें प्याज चाहिए, हमसे पंडित बोलती थी वो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा ले लेना तुम। बोले पंडित ये है प्याज ले जाओ। तो प्याज वगैरह का स्टॉक अपने पास रहता था। अब शाम के समय जैसे ही हम लोग खा रहे हैं तो कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनसे काफ़ी अच्छा प्रेम था, तो बुआ उनको देती नहीं थी।